हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब आप लोग जो है खंड ब वर्णनात्मक प्रश्नों को देखेंगे। वर्णनात्मक मतलब जो कॉपी पर ही लिखना होता है, बहुविकल्पीय की तरह उसको गोला नहीं बनाना होता है। इसको सिर्फ कॉपी पर लिखना होता है। तो खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है। तो वर्णनात्मक प्रश्नों में 2 अंक वाले, 4 अंक वाले, दो तरह के प्रश्न जो है लघु उत्तरीय प्रश्नों में होते हैं। जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न है वर्णनात्मक प्रश्न में फर्स्ट टाइप का, फर्स्ट टाइप वाले में 2 अंक का है। तो 2 अंक के प्रश्न ये सब दिए गए हैं। यह प्रश्न जो पहला आपको बताने जा रहे हैं, यह 2019 में आया हुआ है। बोर्ड परीक्षा 2000, यूपी बोर्ड परीक्षा 2019 में यह प्रश्न आया हुआ है। जो प्रश्न जिस सन में आया हुआ है उसको यहाँ नीचे लिखा हुआ है, सभी प्रश्नों के इस बगल में। तो इस प्रश्न के लिए आप लोग देखिएगा, संख्या 3825 3825 के गुणनखंडों का गुणनखंड वृक्ष बनाकर अभाज्य गुणनखंड लिखिए। गुणनखंड वृक्ष बना करके अभाज्य गुणनखंडों को लिखना है। तो देखिए गुणनखंड वृक्ष के रूप में इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखे जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो गुणनखंड वृक्ष बनाते हुए गुणनखंड करते जाएंगे। तो किस तरह से आप देखेंगे हल के रूप में, जैसे सबसे पहले एक बॉक्स में जो है 3800, एक बक्स में जो है 3825 लिख देते हैं। 3825 एक बक्स में लिख देते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि यह संख्या 2 से कटेगी। 2 से तो कटेगी नहीं, 2 का कटने का नियम हमने बताया ही है। कोई संख्या 2 से कब विभाजित होती है, जब उसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, तब वह संख्या जो है 2 से विभाजित होती है। तो इसके अंत में तो 0, 2, 4, 6, 8 है नहीं, इसका मतलब यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। अब देखते हैं 3 से विभाजित करने का। तो 3 से विभाजित करने के लिए सभी अंकों को जोड़ दिया जाता है। 8 3 11, 2 13, 13 5 18। अब 18 को 3 से भाग दीजिए, 18 को 3 से भाग देते हैं, 3 छक 18। इसका मतलब इसके अंकों को जोड़ने पर 18 आता है। और इस 18 को अगर हम 3 से भाग देते हैं और यह पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, तो इसका मतलब यह पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित होगी। तो अब जो है हम 3825 को 3 से विभाजित करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3825 भागा 3, 3 एकन्ने 3, कट गया 8 उतारेंगे, 3 दूनी 6, घट गया 2 आया, फिर अगला अंक 2 उतार लेंगे, 3 सते 21, घटा दीजिए 1 आया। इसके बाद लास्ट वाला अंक 5 उतार लेते हैं, 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब जो है 15 पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब इसमें भाग देने पर 3 से भाग दिया जा रहा है, 1275 आ रहा है। तो इसको हम 2 खंड में करते हैं। एक खंड होगा इसका जिसमें एक बक्स में 3 लिखेंगे, और दूसरा खंड भागफल वाला होगा। तो इसको हम लिखेंगे अगले बक्स में 1275। अब इसके बाद फिर हम 1275 को भाग देते हैं। तो अब देखते हैं यह भी 3 से विभाजित होगा या किसी अन्य संख्या से विभाजित होगा। तो 3 से विभाजित करने के लिए पहले हम अंकों को जोड़ देते हैं। 1 और 2 3 हो गया, 3 और 7 7 3 10 हो गया, 10 5 15। 15 जो है 15 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 पचे 15। इसका मतलब यह है कि यह पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित होगी। तो अब हम इसे जो है मिटा करके और फिर विभाजित करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा 1275, 1275 को जो है 1275 को हम जो है 3 से विभाजित करते हैं। 3 चौका 12, कट गया पूरा पूरा। अब अगला अंक 7 उतार लीजिए। तो यहाँ 7 उतारेंगे, फिर 3 से भाग दीजिए, 3 दूनी 6, तो 2 बार भाग जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, घटा दीजिए, 6 में 7 में से 6 जाएगा 1। अब अगला अंक जो है 5 उतार लेते हैं और फिर 3 से भाग दे रहे हैं, 3 पचे 15, 3 पचे 15, यह जो है पूरा पूरा कट गया। तो इसका मतलब 425। तो इसको जो है 3 से विभाजित करने पर 425 आ रहा है। तो एक खंड इसमें बनाएंगे 3 के लिए, एक बक्स बनाएंगे, और दूसरा बक्स जो बनाएंगे उसमें जो है 425 425 लिखेंगे।
अब जो है फिर 425 को 4 और 2 6, 6 5 11, 11 हो रहा है, तो 11 3 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए अब हम इसको 5 से विभाजित करते हैं। तो 5 से विभाजित करने का नियम है, जब किसी संख्या के अंत में 0 और 5 होता है तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो इसलिए अब हम जो है इसको 5 से विभाजित करेंगे। तो 425 को 5 से विभाजित करते हैं। 425 भागा 5, 5 से भाग देंगे, 5 चौका, अरे 5 चौका नहीं जाएगा, 5 वठे 40, 8 बार जाएगा, 5 वठे 40, तो यह 40 हो गया, घटा दीजिए, यहाँ 2 आ जाएगा, फिर अगला अंक 5 उतार लीजिए, फिर 5 से भाग दीजिए, 5 25, 5 बार भाग देंगे, 5 25 पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब इसमें 5 और 85 दो खंड बनेंगे। तो एक खंड हो गया एक बक्स में 5, और दूसरे खंड अर्थात दूसरे बक्स में जो है 85 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर 85 फिर 5 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 है, 0 5 होने पर 5 से विभाजित हो जाएगा। तो फिर इसको भाग देते हैं 5 से, तो 85, 85 भागा 5 करते हैं। तो 5 करने 5, घटेगा 3 आएगा, फिर यहाँ 5 उतर जाएगा, 5 सते 35, ये पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब 5 का भाग 85 में देने पर 17 आएगा। अब 5 और 17 को दो खंड में करेंगे, तो एक बक्स में लिखेंगे 5, और दूसरे बक्स में जो है 17 को लिखेंगे, दूसरे बक्स में जो है 17 को लिखेंगे। तो खैर यहाँ तो अब 17 तो अभाज्य संख्या है, अब इसके बाद ये कट नहीं सकती है, तो इसलिए जो है गुणनखंड के वृक्ष के रूप में इस तरह से इसका निरूपण हो गया। अगले बॉक्स में 17, तो इस तरह से 3825 गुणनखंड वृक्ष के रूप में आपको प्राप्त हुआ। पहले यह संख्या 3 से विभाजित हुई, विभाजित होने पर 1275 प्राप्त हुआ, इसलिए 3 और 1275 को दो अलग अलग बॉक्सों में रख दिया गया। अब ये तो विभाजित हो नहीं सकता, इसलिए अब इसका विभाजन होगा, तो इसका विभाजन फिर 3 से होता है, तो दो खंड में आएगा, तो एक बक्स में 3 रखेंगे और अगले बक्स में 425 रखेंगे। अब इसके बाद फिर 425 का विभाजन हो सकता है, इसलिए फिर इसको दो बक्स में रखेंगे, 5 से विभाजित हुआ तो एक बक्स में 5, और दूसरा खंड जो है 85 प्राप्त होता है। इस तरह से फिर 85 विभाजित हो सकता है, तो फिर 5 से विभाजित हो रहा है, तो दो खंड बना 5 और 17, तो दोनों को अलग अलग बक्सों के रूप में रख दिया गया। यही जो है गुणनखंड वृक्ष के रूप में रखने की प्रक्रिया है, गुणनखंडों को गुणनखंड वृक्ष के रूप में रखने की प्रक्रिया है। तो अब अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 2 आप लोग देखेंगे, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो आपको बताना है कि n का मान अगर कोई प्राकृत संख्या लिया जाए, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, इसको तो आप जानते ही हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह की संख्याएं अगर n की जगह पर लिया जाए, तो इसका मान हल करने पर जो संख्या प्राप्त हो उसका अंतिम अंक शून्य हो, अर्थात वह संख्या शून्य पर समाप्त हो। तो अगर शून्य पर समाप्त होती है तो आप इसको सिद्ध कीजिए कि शून्य पर समाप्त होगी या नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो मतलब यह हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसको आपको जांच करना है। तो इसके लिए आप देखिएगा, हल में आपको बताते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 6 पावर n के लिए 6 पावर n है, अगर 6 पावर n बराबर हमें हल करना है, तो 6 पावर n, यदि n का मान जो है 1 ले लेते हैं, तो यह क्या हो जाएगा 6 पावर 1। तो किसी संख्या पर 1 की घात है तो उसका मान सीधे वही संख्या हो जाएगी, इसका मतलब 6 हो जाएगा।
अब फिर इसके बाद अगर 6 पावर n की जगह पर n का मान हम 2 ले लेते हैं, 6 पावर 2, तो इसका मतलब 6 का 2 बार आपस में गुणा होगा, तो यहाँ लिखेंगे 6 × 6। अब इसी तरह से अगर 6 पावर n को n की जगह पर 3 लिख देते हैं, 6 पावर 3, तो इसका मतलब इस 6 को हम 3 बार 6 × 6 × 6, 6 × 6 3 बार लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसी तरह से अगर 6 पावर n को हम n की जगह पर 4 लिख दें, तो इस 6 को हम 4 बार लिख सकते हैं, 6 × 6 × 6 × 6, मतलब 6 का 4 बार गुणन के रूप में लिख सकते हैं 6 को। तो अब यहाँ देखा जा रहा है 6 का अगर गुणनखंड आप करते हैं तो 6 का गुणनखंड कौन कौन सा होगा, 2 × 3। 6 का गुणनखंड क्या है, 2 × 3 बराबर 6 होगा। तो 6 का गुणनखंड आपका कितना है, 2 और 3। तो 2 और 3 अगर 6 का गुणनखंड है तो यह संख्या, इस संख्या अर्थात 6 पावर n में n का मान कोई भी प्राकृत संख्या रखी जाएगी तो वह जो है उसका अंतिम अंक शून्य के रूप में नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि यही बात देख लीजिए 6 हुआ, 6 × 36, 6 आ रहा है। इस तरह से इसका भी गुणन करेंगे तो लास्ट में शून्य आएगा नहीं और शून्य पर समाप्त होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि इसका गुणनखंड 2 × 3 बराबर 6। अब अगर इसी 3 की जगह पर अगर 5 होता तो 2 × 5 10 हो जाता। इसका मतलब 6 की जगह पर अगर 10 होता तो यहाँ पर n का मान कुछ भी लिखा जाता, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी लिखा जाता, तो वह संख्या जो है वह संख्या हल करने के बाद उसका अंतिम अंक शून्य आता है। तो इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे चूंकि 6 पावर n में 2 तथा 3 के गुणन खंड हैं, चूंकि 6 पावर n में 2 और 3 के गुणनखंड हैं, इसलिए 6 पावर n में 2 और 3 के गुणनखंड हैं, इसलिए यह संख्या शून्य पर यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अब चूंकि 6 पावर n में 2 तथा 3 के गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। क्योंकि जिस संख्या के गुणनखंड में जिस संख्या में 2 तथा 5 के गुणनखंड क्योंकि जिस संख्या में 2 तथा 5 के गुणनखंड होंगे वही संख्या 2 तथा 5 के गुणनखंड होंगे वही संख्या उसी संख्या
उसी संख्या का उसी संख्या का अंतिम अंक अंतिम अंक शून्य पर समाप्त होगा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि जिस संख्या में 2 तथा 5 के गुणनखंड होंगे उसी संख्या का अंतिम अंक शून्य पर समाप्त होगा। क्योंकि 2 गुणे 5 अगर लिखा जाए तो 2 गुणे 5 5 दूनी 10 हो गया, समाप्त होगा। अतः 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 किसी प्राकृत संख्या n के लिए अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n संख्या 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। संख्या 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो इसमें हमने बताया कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n के अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 6 पावर n पर n का मान यदि 1 लिया जाता है, क्योंकि प्राकृत संख्या लेने के लिए कहा है, तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से होती है अनंत तक। तो अगर हम 1 रखते हैं n का मान तो इसका मान 6 आता है, 2 रखते हैं तो 6 गुणे 6 6 36 आ जाता है, लास्ट में इसमें कहीं भी शून्य नहीं आता है। इस तरह से कई मान लिए जा रहे हैं, फिर भी जो है इसका अंतिम अंक शून्य नहीं आएगा। तो इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि चूंकि 6 पावर n में 2 तथा 3 के गुणनखंड है, 2 तथा 3 के गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्योंकि जिस संख्या में 2 तथा 5 के गुणनखंड होंगे उसी संख्या का अंतिम अंक शून्य पर समाप्त होगा। क्योंकि यहाँ पर आपको दिखा भी देते हैं, जैसे 2 गुणे 5 5 दूनी 10। अब देखिए यह अंतिम अंक इसमें शून्य आ रहा है। अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो अब आप इसको समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अब आप जो है प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि से इस प्रश्न का जो है महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले हम 96 और 404 का गुणनखंड करेंगे। तो 96 का गुणनखंड करते हैं। 96 तो लास्ट में जो है जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो इसका मतलब 96 जो है 2 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ 96 भागा 2 लिखते हैं। 2 से भाग दीजिए, 2 चौके 8। अब इसको घटा दीजिए, यहाँ 1 और अगला अंक जो है 6 उतारते हैं और 2 8 16। अब यह जो है पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब 96 में 2 का भाग देने से इसका मान जो है 48 प्राप्त होता है। तो 2 से 96 में भाग देने पर 48 प्राप्त होगा। अब इसके लास्ट में 8 है, तो यहाँ बताया गया अगर 8 है तो 2 से विभाजित होगा। तो फिर यहाँ इसको 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 48 भागा 2। 2 चौके 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब यह जो है कट गया। फिर अगला अंक उतारते हैं 8। 8 में 2 से भाग दीजिए, 2 चौका 8, 4 बार भाग जाएगा, यहाँ 2 चौका 8 पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब 48 में 2 का भाग देने पर 24 प्राप्त होता है। अब फिर इसके लास्ट में देखा जाए तो 4 है, तो अगर 4 है तो 2 से कट जाएगा। तो फिर इसको हम 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ 24 भागा 4, 24 भागा 2, 2 से भाग देते हैं।
दो का एक बार भाग जाएगा, दो एकन्ने दो, कट गया पूरा पूरा। अगला अंक उतारिए चार, चार में फिर दो से भाग दीजिए, दो दूना चार। अब यह जो है पूरा पूरा कट गया, तो इसका मतलब 24 में दो का भाग देने से 12 आएगा। तो 24 में दो का भाग दिए, यहाँ 12 आ गया। अब फिर देखा जा रहा है तो 12 के लास्ट में दो, अगर दो है तो फिर यह दो से कट जाएगा। तो फिर जो है हम 12 में दो का भाग देते हैं, दो छक 12, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब दो में दो का भाग दिए 12 में, तो 6 आ गया। फिर अब इसको अगर लास्ट में 6 है तो 6 तो दो से कटेगा ही, दो तिया 6। अब तीन जो है अभाज्य संख्या है, तो तीन से ही कटेगा, तीन एकन्ने तीन। तो इस तरह से 96 के गुणनखंड आपको प्राप्त हो गए। तो 96 का गुणनखंड, 96 का गुणनखंड होगा दो। दो देखिए यहाँ पर एक दो तीन चार पांच बार है, तो इसका मतलब दो पर पावर पांच हुआ, और गुणे तीन, गुणे तीन, यही जो है 96 का गुणनखंड हुआ। अब इसके बाद हम जो है 404 का गुणनखंड करते हैं। तो इसके लिए आप देखेंगे, तो 404 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ लिखते हैं 400, 404, 404 जो है किससे कटेगा? आप देख रहे हैं लास्ट में चार है, तो अगर चार है तो दो से कटेगा, तो दो से इसमें भाग देते हैं। अब यहाँ बगल में भाग देकर के दिखा देते हैं कि 404 किस तरह से भाग जाएगा। 404 में दो का, 404 भागा दो, दो दूनी चार, पूरा पूरा कट गया। अगला अंक शून्य उतारते हैं, शून्य में दो का भाग जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ जो है शून्य बढ़ा देते हैं और उसके बाद अगला अंक चार उतारते हैं। फिर अब इसको भाग दीजिए, दो दूनी चार, दो दूनी चार। अब यह जो है पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब 404 में दो का भाग देने पर 202 आएगा। अब फिर लास्ट में देख रहे हैं दो है, तो दो अगर है तो दो से विभाजित होगा। तो फिर यहाँ पर जो है 202 में दो का भाग देते हैं, तो दो एक अन्य दो। अब यह जो है कट गया, अब शून्य उतारिए अगला अंक, तो शून्य उतरा, शून्य में दो का भाग जाएगा नहीं, इसलिए जो है अगला आगे भागफल में जो है शून्य बढ़ा देंगे। अब फिर अगला अंक उतारेंगे दो, अब जो है फिर दो से भाग देते हैं, दो एक अन्य दो, दो एक अन्य दो। अब यह जो है पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब 202 में दो का भाग देने पर 101 प्राप्त होता है, 101 प्राप्त हुआ। अब इसके बाद देख रहे हैं कि अब अंतिम में 0 2 4 6 8 में से कोई अंक नहीं है। तो अब देखते हैं अगर दोनों अंक जोड़ने पर तीन से कट जाता है तो यह पूरी संख्या तीन से विभाजित होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक एक जोड़ने पर दो आ रहा है, दो तीन से विभाजित होगा नहीं, तो इसका मतलब तीन से यह संख्या विभाजित नहीं हो सकती। अब जो है तीन के बाद पांच, पांच से तभी विभाजित होगी जब लास्ट में शून्य और पांच होगा, तो पांच से भी विभाजित नहीं हो सकता। अब आइए अभाज्य संख्या सात, सात से इसको विभाजित करके देखते हैं, अगर पूरा पूरा भाग चला जाता है तब तो कट जाएगा, नहीं जाता है तो फिर अगली संख्या से टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम भाग देते हैं 100, 101 में, 101 में सात से भाग देते हैं, तो सात से भाग दीजिए, सात एक अन्य सात, घटाइए यहाँ तीन आया, लास्ट में एक है, अगला अंक एक उतार देते हैं। अब सात चौक 28, इसके आगे तो भाग जाएगा नहीं, सात पचे 35 हो जाएगा, इसका मतलब यह शेषफल आएगा, पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो इसका मतलब 101 सात से विभाजित नहीं होगा। तो अब अगली संख्या कोई टेस्ट करते हैं जिससे विभाजित हो सकता है। तो इसके लिए अब फिर जो है सात के बाद नौ से भी करना नहीं, अभाज्य है नहीं, सात के बाद 11 अभाज्य संख्या है, तो इसलिए 101 को हम जो है 11 से विभाजित करते हैं, तो 11 नवा 99, 11, 11 नवा 99, तो यहाँ 99 करेंगे, इसमें से घटाएंगे 11 में से नौ घटाएंगे तो नौ दो 11, दो बचेगा, यहाँ से एक हासिल यहाँ आया, यहाँ नौ बचा, पूरा कट जाएगा, कट कुट हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ दो शेष आ रहा, पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है 11 से। फिर अगला अंक जो अभाज्य संख्या है 13 है, 13 से विभाजित करके देखते हैं, तो 101 भागा 13, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पच 65, 13 78, 13 सत्ते 91। अब इससे ज्यादा तो इसमें जाएगा नहीं, 91 आ रहा है, अगर सात बार भाग देने से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कटेगा। तो फिर अब इसके बाद जो है और भी संख्याएं हैं जिसे काटने पर यह पूरी तरह से कटेगा नहीं, अर्थात यह जो है अभाज्य संख्या है, यह जो है अभाज्य संख्या है। तो यदि यह अभाज्य संख्या है तो इसका मतलब 101 से इसको विभाजित करेंगे, एक बार इसमें भाग जाएगा। तो अब जो है आपका गुणनखंड पूर्ण हो गया।
अब इसके बाद 404 का गुणनखंड लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 404 का गुणनखंड बराबर 2 पर 2 की घात गुणे 101। तो इसको लिखेंगे 2 पर 2 की घात गुणे 101। अब हमें निकालना है महत्तम समापरिवर्तक। तो इसलिए महत्तम समापरिवर्तक बराबर, तो महत्तम समापरिवर्तक के लिए हमने बताया है वह गुणनखंड लिया जाता है जिसकी सबसे बड़ी घात, जिसकी सबसे बड़ी घात क्या हो, अरे सबसे छोटी घात के रूप में गुणनखंड को लिया जाता है। और वह गुणनखंड सभी संख्याओं में हो, मतलब दो संख्या है तो दोनों में। तो इसका मतलब यहाँ 2 का गुणनखंड इसमें है और इसमें भी है। और इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी घात, अरे सबसे छोटी घात इसकी 2 की है, क्योंकि महत्तम में छोटी घात ली जाती है, लघुत्तम में बड़ी घात ली जाती है। तो यहाँ हमको महत्तम ज्ञात करना है, इसलिए 2 गुणनखंड की सबसे छोटी घात 2 की घात, अर्थात 2 पर जो है 2 की घात ली जाएगी। तो महत्तम के लिए आप एक बार फिर समझ लीजिए कि जो गुणनखंड दोनों संख्याओं में होगा उसकी सबसे छोटी घात के रूप में वह गुणनखंड लिया जाता है। तो इन दोनों संख्याओं में 2 का गुणनखंड है और यह सबसे छोटी घात के रूप में 2 घात के रूप में है। तो इसलिए हम जो है यहाँ महत्तम समापरिवर्तक में 2 पर 2 की घात के रूप में इसको लिए हैं। अब जो है 2 का 2 बार गुणन करेंगे, 2 गुणे 2 बराबर 4 हो गया। तो इसका मतलब इसका महत्तम समापरिवर्तक जो है 4 प्राप्त हुआ। तो यही आपका आंसर हो गया। तो अब आप देखेंगे प्रश्न नंबर 4, जिसमें 120, 315 का लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 120 और 315 का गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ जो है 120 का गुणनखंड करते हैं। तो 120 के अंत में जो है शून्य है, तो इसका मतलब यह जो है 2 से विभाजित होगा, क्योंकि 2 से विभाज्यता का नियम है 0, 2, 4, 6, 8। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वह संख्या 2 से विभाजित होता है। और 5 से विभाजितता का नियम है, जिस संख्या के अंत में 0 और 5 होता है वह संख्या 5 से विभाजित होती है। तो अब हम 120 में लास्ट में 0 है, इसका मतलब 2 से विभाजित होगा। तो 120 को हम जो है 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देंगे, 2 छक 12, 6 बार भाग जाएगा, यहाँ 12 हुआ, पूरा पूरा कट जाएगा, अगला अंक 0 उतारेंगे, 0 में भाग जाएगा नहीं, तो आगे तो अंक है नहीं, इसलिए 1 0 फिर बढ़ा देंगे। तो यहाँ 120 में 2 का भाग देने पर 60 प्राप्त होगा। अब फिर लास्ट में 0 है, तो इसका मतलब यह है कि फिर इसमें 2 का भाग चला जाएगा। तो 60 भागा 2, 2 तिया 6, पूरा पूरा कट गया, अगला अंक 0 उतारते हैं, 0 में 2 का भाग जाएगा नहीं, इसके आगे अंक भी नहीं है, तो इसलिए जो है 0 भागफल में बढ़ा देंगे। तो 2 का भाग 60 में देने पर 30 प्राप्त होगा। अब इसके बाद फिर देखते हैं, लास्ट में 0 है तो 2 से विभाजित होगा, इसका मतलब 30 भागा 2, 2 एक अन्य 2, अब 3 में से 2 घटा देंगे, 1 आ जाएगा। अब अगला अंक जो है 0 उतार देंगे, तो 10 हुआ, 2 पचे 10, या पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब 30 में 2 का भाग देने पर 15 आएगा। अब फिर देखते हैं, लास्ट में जो है 5 है, तो इसका मतलब यह 5 से विभाजित होगा। तो 15 में 5 का भाग देते हैं, 15 भागा 5, 5 तिया 15, पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब 5 का नहीं 3 का भाग, पहले 3 से भाग देते हैं, तो दोनों अंकों को जोड़ने पर 6 आएगा, 6 3 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए 3 से भाग दिए 15 में तो 5 आ जाएगा, 3 पचे 15। वैसे 5 से भाग दे करके 3 भी ला सकते हैं, यहाँ 5 यहाँ 3 भी लिख सकते हैं, ऐसी गलती नहीं होती है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों से ही इसको विभाजित करना होता है। तो अब फिर जो है यह 5 है अभाज्य संख्या, तो 5 से विभाजित होगा ही, 5 कन्ने 5, अब यह पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। अब इसके बाद जो है अब फिर जो है हम 315 का गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 315, तो इसमें 315, तो 315 अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 है ना, इसका मतलब यह संख्या 2 से विभाजित हो नहीं सकती। इसके अंकों को जोड़ने पर 3 1 4 और 4 5 9, 9 आता है, 9 3 से विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब यह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। और हम 315 में 3 का भाग देंगे, 3 करने 3,
कट गया, अगला अंक एक उतारते हैं। अब एक में 3 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए जो है यहाँ शून्य बढ़ा देते हैं और फिर अगला अंक 5 उतार लेते हैं। फिर जो है अब भाग देते हैं, 3 3 पचे 15, 5 बार भाग जाएगा तो यहाँ 15 हो गया। अब इसके बाद यहाँ देखते हैं कि 3 का भाग 315 में देने पर 105 आता है, तो इसका मतलब 3 से भाग देने पर 105 हुआ। अब लास्ट में अब फिर इसके अंकों को जोड़ा जाएगा तो 5 एक 6 होता है, 6 भी 3 से विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब यह संख्या फिर जो है 3 से विभाजित होगी। तो इसलिए यहाँ लिखते हैं 105 भागा 3, 3 त्रिका 9, इसमें से इसको घटा दीजिए, एक आया, अगला अंक जो है 5 है, 5 को यहाँ उतार लेते हैं, फिर इसमें 3 से भाग देते हैं, 3 पचे 15, 3 पचे 15, यह जो है कट गया। कट गया तो इसका मतलब 3 से भाग देने पर 35 प्राप्त हुआ। फिर अब इसका अंतिम अंक जो है 5 है, तो इसका मतलब फिर यह जो है दोनों को जोड़ने तो 5 3 8 हो रहा है, इसलिए यह जो है 3 से विभाजित होगा नहीं, लेकिन इसके अंतिम में अंक में जो है 0 5 अर्थात 5 है, इसलिए यह 35 जो है 5 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं 35, 35 भागा 5, 5 सते 35, यह जो है कट गया। तो इसका मतलब 5 से भाग देने पर 35, अरे 5 से भाग देने पर 5 सते 35, 5 से भाग देने पर 7 प्राप्त होता है। अब जो है 7 अभाज्य संख्या है, इसलिए 7 से भाग देंगे तो 7 एकन्ने 7 पूरा पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनखंड हो गया। अब इसके बाद जो है दोनों संख्याओं के गुणनखंडों को लिखते हैं। तो पहली संख्या का गुणनखंड 120 का, 120 का गुणनखंड 2 का, 1 2 3, 3 बार 2 2 है, तो 2 पर 3 की घात हुई, गुणे 3 जो है एक ही बार है, गुणे 5 भी एक ही बार है, तो गुणे 3 गुणे 5 हो गया। अब इसके बाद दूसरी संख्या जो है उसका गुणनखंड लिखते हैं 315 का, तो यहाँ लिखेंगे 315, तो इसमें 3 का 2 बार गुणनखंड है, इसलिए 3 पर 2 की घात हुई और गुणे 5 गुणे 7, गुणे 5 गुणे 7। तो अब जो है दोनों संख्याओं का गुणनखंड आपको प्राप्त हो गया। तो लघुत्तम समापरिवर्तक के लिए नियम, तो लघुत्तम समापरिवर्तक का नियम है कि वह गुणनखंड किसी भी संख्या में हो, उसकी सबसे बड़ी घात के रूप में उस गुणनखंड को लिया जाता है गुणन करने के लिए। तो यहाँ देखिए 2 का गुणनखंड से शुरू करते हैं, तो 2 का गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, और हमने बताया है कि वह गुणनखंड कोई जरूरी नहीं है दोनों में, किसी में भी हो सकता है, यक्के में हो, लेकिन उस गुणनखंड को लिया जाता है लघुत्तम में, और उस गुणनखंड की सबसे बड़ी घात के रूप में। तो 2 गुणनखंड की सबसे बड़ी घात 3 है, तो इसको 2 पर 3 की घात के रूप में लिखा जाएगा। अब इसके बाद 3 का गुणनखंड, 3 का गुणनखंड में सबसे बड़ी घात जो है 2 की है, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे 3 पर 2 की घात। अब इसके बाद देखते हैं 5 का गुणनखंड है जिस पर, अरे हाँ 5 का गुणनखंड है जिस पर कोई घात नहीं है, तो गुणे 5 लिखेंगे। 7 का गुणनखंड है जिस पर कोई घात नहीं है, तो गुणे 7 लिखेंगे। अब जो है सबका गुणा कर देते हैं, तो 2 दूना 4 दूना 8 है, 3 त्रिका 9, तो 9 अठे 72, 9 अठे 72 हो गया, और गुणे 5 सते 35। अब 35 और 72 का आपस में गुणा कर देते हैं। तो 72 गुणे 35, तो 5 दूना 10 के शून्य हासिल 1 आ गया, 5 सते 35, 1 36, 360 हो गया। अब जो है फिर 3 दूनी 6, 6 हो गया, और 7 त्रिक 21, 216, 216। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, शून्य 6 6 12 2 हासिल 1, 3 1 4 1 हासिल 5, फिर यहाँ 2, तो 2520, तो यहाँ पर आ गया बराबर 2520, 2520 जो है इसका लघुत्तम समापरिवर्तक प्राप्त हुआ। अब अगला प्रश्न देखेंगे।